शुरुआत करते हैं हम सितंबर महीने के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर। इस करंट अफेयर में आपको देखने को मिलने वाले जो क्वेश्चन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु, कर्नाटक में बनाया जाएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत में पहला कंप्यूटराइज यानी फुल कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा दिल्ली। दिल्ली में पहला कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस क्रिएट किया गया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? महिलाओं की असुरक्षा को लेकर दिल्ली सबसे असुरक्षित स्थान माना गया है। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य को 119 साल बाद धनसारी सोखुवी रेलवे लाइन द्वारा दूसरे रेलवे स्टेशन मिला है? इसका आंसर होगा नागालैंड। भारत का जो नागालैंड राज्य है उसे 119 साल बाद धनसारी सोखुवी रेलवे लाइन का दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जो तीनों प्रारूप हैं जिसमें T20, टेस्ट सीरीज और एक दिवसीय वनडे मैच होते हैं, में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विराट कोहली। विराट कोहली T20, टेस्ट सीरीज और वनडे मैच खेलने वाले 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 5, पायलटों को प्रशिक्षण के लिए CAIE नामक एक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की कृत्रिम बुद्धि संचालन प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? यानी कि उड़ने में प्रशिक्षण कंपनी ने एक कृत्रिम बुद्धि बनाई है, यानी कि एक सेंसर फॉर्म बनाई है। इसमें एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भारत की एक कंपनी है और ये दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी बन चुकी है इस समय। जैसा हमने फिल्मों में देखा है, ऐसा इस कंपनी ने रियल में एक एरोप्लेन को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि वह स्वतः ही उड़ सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रावधान प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा वसुधा गुप्ता। तो AIR जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है उसके समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न आता है नंबर 7, क्रिकेट एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE, ये दुबई शहर में हुआ है, UAE के एशिया कप। और अगली तरफ चलते हैं, विश्व जूनियर तैराकी 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये तैराकी से संबंधित है और वो भी जूनियर तैराकी। इसमें अपेक्षा फर्नांडीज हैं, वे 2022 की तैराकी में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय में इसमें रोहित शर्मा का पहला नंबर है, इन्होंने 3500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी
एक ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन आज, क्योंकि बुक्स से बहुत क्वेश्चन बनने लगे हैं। ये नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ स्टोरी, ये पुलापरे बालकृष्णन हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है कि भारत की आज़ादी से, यानी कि नेहरू जी के समय से और मोदी जी के टाइम तक इकोनॉमी कैसी रही भारत की। अगला प्रश्न है नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज कौन हैं? सबसे तेज़ गेंदबाज हैं, उससे पहले हमने देखा कि 3500 मैच खेलने वाले कौन से खिलाड़ी बने थे, तो वो विराट कोहली थे। और 3500 रन पूरे करने वाले सबसे तेज T20 में, तो उसमें हमारे रोहित शर्मा फर्स्ट नंबर पे थे। इसी तरह से ये विकेट से संबंधित है जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के हैं और इन्होंने अब तक 950 विकेट लेने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। प्रश्न नंबर आता है 12। प्रश्न नंबर 12 में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन किया है। दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है, ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ राज्य में। तो गुजरात का जो कच्छ है उसमें इसे मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें है, फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये इसमें फार्मूला रेस होती हैं, सभी कंपनियां अपनी अपनी गाड़ी लेकर आती हैं और उसमें एक ग्राउंड में रेस होती है जिसमें जो कंपनी अपना खिलाड़ी सभी अपने उतारते हैं। और इसमें मैक्स वर्स्टैपेन, ये रेड बुल नीदरलैंड से हैं और इन्होंने इस फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 14। किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी है, कॉफ़ी जो ड्रिंक करने वाली होती है। इसमें लक्ष्मण नरसिम्हा जी हैं, उन्हें CEO चुना गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न आता है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, ये आशुतोष राराविकर ने इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को। इस पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे कौन थे? ये मिखाइल गोर्बाचेव, ये सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। सोवियत संघ के बारे में बोला गया है, ठीक है। सोवियत संघ के हमारे पूर्व राष्ट्रपति हो गए। पूरी दुनिया की अकेली उड़ान भरने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पायलट कौन बनी है? मैक रदरफोर्ड हैं, ये दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की और अकेली उड़ान भरने वाली पायलट बनी है। इनका नाम है मैक रदरफोर्ड, ये बेल्जियम यानी UK की रहने वाली हैं। इसी के साथ है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका की पहली महिला कौन बनी? निकोल मान, ये निकोल मान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो क्रिएट किया गया है उसमें जो पहली महिला पहुंची हैं स्पेस क्रू 5, ठीक है, पहुंची हैं, अमेरिका से हैं। अगला है प्रश्न नंबर 19। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन अर्नाल्ड को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले भारत के हैं गौतम अडानी। ये अडानी ग्रुप से संबंधित हैं, इनका नाम अक्सर सामने आता रहता है। ये भारत की कंपनी और मालिक हैं। लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में,
ये लुसाने डायमंड लीग को भारत इन्होंने जीता है। और वैसे भी पहले से ही इसमें भाला फेंक में फेमस हो चुके हैं, आप सभी इस नाम से अच्छी तरह से परिचित भी होंगे। और इसी के साथ है प्रश्न नंबर 21, हवा में जल वाष्प को पीने योग्य बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीन कहाँ स्थापित की है। हवा में जल वाष्प को पीने योग्य बदलने के लिए मुंबई महाराष्ट्र में इस मशीन को लगाया गया है। यह हवा से भी पानी को खींच सकती है, ठीक है, और पीने योग्य बना सकती है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस वीक के और करंट अफेयर लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही शानदार मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, मैं पंकज यादव। साथियों, इससे पहले हम एक वीडियो सितंबर माह के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर वीडियो बना चुके हैं। ये सेकंड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले भारत के पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। तो ये पहले भारतीय एथलीट हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने यानी कि भारतीय पहले एथलीट बने हैं जिन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2022 को जीता है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 22, हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने एक मेघदूत नामक मशीन कहाँ पर लगाई है। इस तरह से इसमें दो क्वेश्चन लगते हैं कि मेघदूत नामक जो मशीन है वो क्या काम करती है। तो इससे ये हमारा प्रूव हो गया कि हवा में जो जल वाष्प होता है उसे पीने योग्य बनाती है। दूसरा, इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है, भारतीय मध्य रेलवे के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन बन गया कि कहाँ पर किया गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया मुंबई यानी महाराष्ट्र में मेघदूत नामक एक मशीन लगाई गई है। अब चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक और बाल कल्याण स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया है। 2001 में जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय वहाँ पर आए भूकंप के बारे में याद रखने के लिए, उसे एक स्मृति बनाने के लिए कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक वन और बाल स्मारक वीर बाल स्मारक का उद्घाटन किया है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 23, 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 कहाँ शुरू किया गया। ये एक महोत्सव है जो इसकी संख्या 50 भी है। ये इम्फाल यानी कि मणिपुर, इम्फाल की राजधानी मणिपुर में इसे शुरू किया गया है। इसी के साथ चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, करंट अफेयर के। प्रश्न नंबर है हमारा 24, किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। एक रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना है जिसे मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। ये किसानों से संबंधित यानी कि किसानों के कल्याण के लिए एक योजना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जैव यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो उनकी विविधताएं हैं जो उनके संरक्षण के लिए नेपाल ने भारत के साथ यानी कि भारत ने नेपाल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सी जैव विविधताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू कर रही है। तो ऐसा किस राज्य ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने
राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ प्रदान करने के लिए ये कार्ड की शुरुआत की है। अगला प्रश्न आता है हमारा, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। ये महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता यानी कि अपना कोई भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को, अपने हाथ की कार्यस्थाली को, तो वे इस योजना के तहत लोन ले करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन आता है हमारा नंबर 28, मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो विदिता राय हैं ये, और विदिता राय ने इसमें मिस डिवा यूनिवर्स, इस तरह से मिस यूनिवर्स होता है उसी तरह से मिस डिवा यूनिवर्स का खिताब भी दिविता राय ने जीता है। अगला आता है हमारा 29 नंबर, पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 अंतर्राष्ट्रीय है और ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 दुबई यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात में इसे आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? भारत की ये पहली महिला जूडो खिलाड़ी हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो फर्स्ट टाइम होता है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें भारत की तरफ से लिंथोई चनम्बन ये कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जूडो खेल में। इसी के साथ आता है हमारा अगला प्रश्न नंबर 31, जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु राज्य है जो जूते और चमड़े को बढ़ावा देने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम उत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ओणम उत्सव दक्षिण भारत में केरल में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है और इसे हाल ही में शुरू कर दिया गया है। ये त्यौहार शुरू हो चुका है, इसमें जो कार्यक्रम हैं शुरू हो चुके हैं। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ये विमान वाहक पोत है, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो केरल में है उसने इसे स्टेबलाइज किया है, कंपनी ने बनाया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा अगला, मारबत उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो मारबत उत्सव है जो महाराष्ट्र के नागपुर में मारबत त्यौहार है, उत्सव है, ये मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, G20 देशों का पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय 2022 की जो आयोजन होना है, बैठक होनी है, वह कहाँ होनी है? इंडोनेशिया के बाली शहर में ये बैठक होनी है और इस G20 देशों की बैठक है। G20, G7 और ये जितने भी होते हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 36 है हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, BWF विश्व चैंपियनशिप का है तो विक्टर एक्सेलसेन, ये डेनमार्क के रहने वाले हैं, विक्टर एक्सेलसेन, इन्होंने इसे जीता है। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 37, खगोलविदों ने पहली बार नासा के लिए टेलीस्कोप का उपयोग पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट के प्रत्यक्ष छवि लेने के लिए किया है।
तो उनका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप है, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस। तो ये खगोलविदी हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 38। 28वां आबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो अर्जन एरिगेसी भारत के हैं। इन्होंने आबू धाबी में 28वां मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है। लास्ट ईयर भी भारत ने ही जीता था जो मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट था। अब आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने लास्ट ईयर मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता था। ये आपके लिए क्वेश्चन है। और लास्ट टाइम कहाँ पर इस खेल का आयोजन किया गया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्थान ने छात्रों की शिकायत के समाधान के लिए ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया है? छात्रों के लिए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली में इसे शुरुआत किया गया है, जिसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 40। इसमें है माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर करने के लिए नीति आयोग द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला ATL कहाँ स्थापित की जाएगी? माध्यमिक विद्यालयों के लिए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए ये नीति अपनाई जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थिति अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो पुरातत्व विभाग ने दिल्ली में इसे हम कर लेते हैं, इसे दिल्ली में जो 1000 साल से भी अधिक पुराने जो ऐतिहासिक स्थल हैं अनंगताल झील है, उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए JK ECOP नामक ऐप लॉन्च किया है? JK से पता लग रहा है हमें जम्मू कश्मीर, तो इससे हमें मदद मिल जाती है इसको सॉल्व करने में। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के नागरिकों की रक्षा के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसका नाम है JK ECOP। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 43। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शहर की सबसे ऊंची यानी कि 103 मीटर इमारती सुपरटेक ट्विन टावर को विस्फोट के जरिए गिराया गया है। तो ये नोएडा शहर में है और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है। तो ऊंचाई है इसकी 103 मीटर। काफ़ी सुर्खियों में रहा ये बिल्डिंग जब गिराया गया उस समय भी। अगला प्रश्न है हमारा 44। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने सैरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये भारतीय तटरक्षक ने चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में ICG सैरेक्स का आयोजन किया है। ये 10वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव का अभ्यास है। इसमें चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 45। वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मायापुरी में पश्चिम बंगाल में इसे वैदिक तारामंडल कहा गया है, बनाया जाने वाला है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित करेगा? तो ये जोधपुर में भारतीय वायुसेना अपने जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान हैं उनकी जो पहली इकाई है औपचारिक यानी कि ऑफिशियल रूप से स्थापित करने वाला है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, छात्रों को घर बैठे
शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार छात्रों के लिए एक वर्चुअल स्कूल बना रही है। नई दिल्ली सरकार के बारे में स्कूल में काफ़ी अच्छा काम किया है स्कूल के विषय में, और होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। इस्तेमाल की जा चुकी बैटरियों की उचित प्रबंधन के लिए बैटरी अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को किसने प्रकाशित किया है? जो बैटरी इस्तेमाल हो चुकी हैं यानी कि वो वेस्ट हो चुकी हैं, वे पर्यावरण के लिए शुद्ध नहीं है, ठीक है, उनमें बहुत मात्रा में कार्बन और अन्य तत्व होता है। तो केंद्रीय पर्यावरण और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इन पर प्रबंधन के लिए यानी कि बैटरी के जो अवशिष्ट हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 49। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फायर संयंत्र में कहाँ स्थापित करेगी? दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को ये हजीरा यानी कि गुजरात के हजीरा शहर में यानी कि हजीरा नामक स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत में कार्बन फाइबर संयंत्र स्थापित करने वाली है। लुभाव के तौर पर अगला प्रश्न ले लेते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए CAPF ई आवास वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है उनके लिए यानी CAPF के लिए अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं ये, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम एक तीसरा वीडियो लेकर आने वाले हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, उससे कोई परेशानी नहीं है वीकली करंट अफेयर में, तो आप कमेंट में लिखकर बताएं, हम उस वीडियो को भी और अच्छी क्लियरिफिकेशन के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। अब ले लेते हैं लुभाव के तौर पर अगला प्रश्न। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें जो आंसर दिया गया है उपरोक्त सभी यानी कि जो ऑप्शन में व्यक्ति दिए गए हैं उन सभी को रेगमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेगमन मैग्सेसे पुरस्कार अगर आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, तो आपको पता लग चुका होगा कि ये रेगमन मैग्सेसे एक व्यक्ति थे और ये आपको बताना है कि ये कहाँ के रहने वाले थे और किस सब्जेक्ट से इनका ज़्यादा लगाव था जिसकी वजह से इन्हें इनके नाम से ये पुरस्कार पड़ा। तो सबसे पहले नाम देख लेते हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। सोथियारा, सब नाम रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, आप साथ बोल सकते हैं। सोथियारा छिम, ये कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। अगला है तदाशी हतोरी, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इसी के साथ अगला है बर्नार्ड मैड्रिड, ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। गैरी वेंचेघी, ये फ्रांसी के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और मुझे लगा होगा कि आपको ये सभी दी गई जानकारी समझ आई होंगी और आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं और ये हमारे लिए भी बहुत लाभदायक होगी। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप कमेंट में लिख करके ज़रूर जवाब दें जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, और बाकी मैं इनके जवाब कल वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। इस लास्ट वीडियो रहेगी फर्स्ट वीक की ये। तो जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, ये है सितंबर महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर का तीसरा वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियो क्रिएट कर चुके हैं। आप उन वीडियो को हमारे डोलचा अकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नंबर 51,
64वें रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 2022 में किन लोगों को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। एक जानकारी बता दें आपको, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार ही है जिससे कहा गया है कि ये एशिया का नोबेल पुरस्कार होता है। नंबर 1 है इसमें सोथी आराछिम, जो कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। दूसरे हैं दसाती हथोरी, ये जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और बर्नाडेट मैड्रिड, ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। गैरी बेंचेघी, ये फ्रांस के पर्यावरण ये कार्यकर्ता हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हुए। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात के हादसों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश हमारा पहले राज्य पर आता है, पहले नंबर पर आता है कि जहाँ पर ट्रैफिक के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपियन फुटबॉल महासंघ UAEF का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के ऑफ द ईयर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का जो फुटबॉल खिलाड़ी है उसमें दोनों आंसर दिए गए हैं। एक स्पेन से हैं और एक फ्रांस से हैं। ये दोनों खिलाड़ी, एक का नाम है एलेक्सिया पुटेलस, दूसरे का नाम है करीम बेंजेमा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है हमारा 54। इसमें है रेनस मवेयर हमले से बचने के लिए भारतीय कंप्यूटर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT से बोला गया है, इन ने किस देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया है। अभ्यास का नाम है सिनर्जी, ये याद रखना है। तो सिंगापुर देश की सहायता से भारत ये साइबर सुरक्षा अभ्यास कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है। नीति आयोग ने तो हरिद्वार, और जो उत्तराखंड का हरिद्वार शहर है, जिला है, उसे नीति आयोग ने सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में माना है। अगला आता है प्रश्न नंबर 56। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस नियम ONGC के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं, है ना। तो जो इसमें जो प्रमुख बने हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव, ONGC के जो प्रमुख बने वो राजेश कुमार श्रीवास्तव बने हुए हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा नंबर 57। द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसने जीता है। तो ये रणवीर सिंह हैं बॉलीवुड के, उन्होंने ये 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इसी के साथ है हमारा अगले वाले प्रश्न में है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान कहाँ से शुरू किया है। 7500 किलोमीटर यानी कि भारत की जो सीमाएं हैं समुद्र से लगती हुई वो लगभग इतनी ही हैं, और उसी को पूरी की सफाई के लिए उन्होंने इस सुरक्षा अभियान को शुरुआत किया है पुदुचेरी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि त्योहार नुआखाई जोहार किस राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई जोहार 2022 इस समय उड़ीसा में मनाया जा रहा है, और ये एक कृषि त्योहार है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न नंबर 60 में कहा गया है कि भारत के नए राजदूत कौन चुने गए थाईलैंड से। थाईलैंड में भारत के जो नए राजदूत चुने गए, कुछ कंट्री इम्पोर्टेंट होती हैं जिनके राजदूत के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसी तरह से थाईलैंड है। ये नागेश सिंह हैं जो भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 61। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज
इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? यानी कि मर्सिडीज़ के भारत में एमडी और सीईओ बने हैं संतोष अय्यर। ठीक है, संतोष अय्यर हैं, ये भारत में बने हैं इनके। इसी के साथ आता है हमारा प्रश्न नंबर 62। किस भारतीय को संसदीय संघ सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो ये CPA के अनुराग शर्मा को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चौथे पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि सेबी के जो पूर्वकालिक सदस्य हैं उनके रूप में किसे चुना गया है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 62। इसमें पूछा गया है कि भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा शुरू किया जाए, किस कंपनी द्वारा शुरू किया जाएगा? तो भारत में साइबर सुरक्षा को जो गूगल अमेरिका से है, ठीक है, उसकी सहायता से ऑनलाइन सुरक्षा की जो देने वाला है ये किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 65 और इसमें पूछा गया है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में एक रूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया वियामक स्थापित करने की घोषणा की है? एक परख नाम से नया नियामक स्थापित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा नंबर 66, अफ्रीकी मूल के जो लोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया। इसमें आगे आता है प्रश्न नंबर 67। इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये भी 30 अगस्त राष्ट्रीय यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे NSID, ठीक है, और ये 30 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 68, राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, हर साल मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न 69, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 29 अगस्त को ही, जिस दिन हम खेल दिवस मनाते हैं उसी दिन ही, और इस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस मनाया गया। इसमें जितने भी परमाणु देश हैं उनसे कहा जाता है कि वे परमाणु शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा विकास ना करें। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पोषक सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? पोषक सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन डे वीक, तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व नारियल दिवस कोकोनट डे 2 सितंबर। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये पोषक सप्ताह या फिर दिवस क्यों मनाए जाते हैं? ये इसलिए मनाए जाते हैं कि कोई की चीज़ है उसकी जागरूकता के लिए, ताकि उसके विषय में लोग ज़्यादा सोचें, कम से कम एक साल में एक बार इतना सोचें कि उसकी जो बचत है या उसको बढ़ावा देना है जो वह पूरा किया जा सके। इसी के साथ चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, पांचवा राष्ट्रीय पोषक माह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो अभी हमने पढ़ा सप्ताह, तो 1 से लेकर के 7 तक तारीख थी सितंबर की, लेकिन इसने पूछा है कौन सा माह मनाया जा रहा है, तो माह भी इसमें सितंबर माह 1 से लेकर 30 सितंबर तक ये 5वां राष्ट्रीय पोषक माह दिवस मनाया जाने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों अब तक हमारे सितंबर माह के फर्स्ट वीक के 8 दिन का पूरा GS कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में।
इसी तरह की वीडियो हम आपके पास और लेके आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी छूटे ना और बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।